हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। तो आज का हमारा बेटा लेक्चर नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम बहुत सारी अच्छी और इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, नाम क्या है हमारे चैप्टर का? कार्बन। तो हमें कार्बन का पोस्टमार्टम करना है। क्या करना है? कार्बन का पोस्टमार्टम करना है। कार्बन में क्या क्या होता है और कहां कहां पे कार्बन प्रेजेंट होता है, ये हमें यहां पे समझना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात, कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन दी अर्थ क्रस्ट एंड एटमोस्फियर, मतलब हमारे अर्थ क्रस्ट में और एटमोस्फियर में कार्बन कितने अमाउंट में और किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो चीज यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट देखो अपना, द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इन दी एटमोस्फियर इज क्वाइट मीएगर। अब ये जो मीएगर वर्ड है बेटा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है एनीथिंग विच इज लेस इन क्वांटिटी, लेस इन क्वांटिटी, एनीथिंग विच इज लेस इन क्वांटिटी। ठीक है, तो कोई भी चीज क्वांटिटी, कोई भी चीज जिसकी क्वांटिटी कम होती है, उसके लिए हम मीएगर वर्ड यूज करते हैं। ठीक है बेटा, एनीथिंग विच इज लेस इन क्वांटिटी। ठीक है, अब इसी का एक अपोजिट वर्ड आपने पढ़ा होगा, अबंडेंट। ठीक है, तो ये अबंडेंट का अपोजिट है। अबंडेंट मतलब जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित हो, मतलब इतनी कि वो कभी खत्म ही ना हो, उसको हम बोलते हैं अबंडेंट। और उसका अपोजिट हो जाएगा, जो चीज लेस इन क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं मीएगर। ठीक है, तो हमारे अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में कार्बन का जो बोल सकते हो जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। ठीक है बेटा, देन द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02%। तो हमारे अर्थ क्रस्ट में ओनली 0.02%, देखो कितना कम है ना, इसलिए वो वर्ड वहां पे लिखा था हमने मीएगर। तो हमारा अर्थ क्रस्ट में ओनली 0.02% ऑफ कार्बन होता है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है अभी। ठीक है, लाइक कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में कैसे होता है? आपने क्या ये सुना है बच्चे, Na2CO3? क्या आपने ये सुना है? सोडियम कार्बोनेट। क्या आपने ये सुना है Na2CO3? आपने एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ा होगा। तो जैसे Na2CO3 ये क्या है बेटा? एक कार्बोनेट है। तो इसमें क्या आपको कार्बन नजर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो क्या आपने बच्चे NaHCO3 सुना है? NaHCO3। तो HCO3 क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां पे भी हमें कार्बन देखने को मिल रहा है। उसके बाद कोल में, ठीक है, पेट्रोलियम में, इन सब में कार्बन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। एंड द एटमॉस्फेयर हैज ओनली 0.03% ऑफ कार्बन। तो हमारे अर्थ क्रस्ट में तो 0.02% कार्बन होता है और एटमॉस्फेयर में 0.03% ऑफ कार्बन होता है। ठीक है, अब अर्थ एटमॉस्फेयर में कैसे होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, मतलब CO2 गैस के फॉर्म में हमारे एनवायरनमेंट में हमें कार्बन देखने को मिलता है। ठीक है, देन इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर लाइफ ऑन अर्थ टू एग्जिस्ट विदाउट कार्बन। बिना कार्बन के बेटा हम हमारी लाइफ को ऐसे बोल सकते हो इमेजिन ही नहीं कर सकते, है ना। हमारी पूरी बॉडी में कार्बन है। ठीक है, ये हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कार्बन के हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है अर्थ के ऊपर। देन कार्बन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ शुगर। तो मेन कंपोनेंट है शुगर का, प्रोटीन का, फैट्स का, डीएनए का, मसल टिश्यू का, प्रीटी मच एवरीथिंग इन योर बॉडी। तो हमारी बॉडी में ये सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए मैंने अभी बोला था कि हमारी बॉडी में कार्बन अवेलेबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा क्या, कि कार्बन की अवेलेबिलिटी कैसी है। अब हम समझेंगे कि कार्बन के अंदर, कार्बन का जो एटम है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा इन 9th क्लास, है ना बेटा। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जैसे बीच में हमारा क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है ना। तो जैसे मान लो ये कार्बन का न्यूक्लियस है। ठीक है बेटा, ये क्या है? कार्बन का हमारे पास न्यूक्लियस है ना। ये कार्बन का हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में दो चीजें होती है क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होती है क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होती है क्या? पढ़ी होगी आपने। ठीक है, और फिर इस न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे पास बेटा ऑर्बिट्स होती है ऑर्बिट्स होती है क्या, है ना। तो ये जो ऑर्बिट्स हमारे पास है यहाँ पे, इनको हम नेम भी करते हैं। ठीक है, इनकी नेमिंग होती है KL, है ना। ऑर्बिट्स की हम नेमिंग भी करते हैं, है ना बच्चा। तो हमारे पास दो ऑर्बिट है यहाँ पे, K और L। तो आपने ये पढ़ा होगा कि K और L, इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा 2n²
2n², नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल करने का फॉर्मूला है हमारा इन शेल्स के अंदर। तो आपने पढ़ा होगा इन 9th क्लास की, हमारे पास जो K शेल होता है बेटा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। L शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। KLM में आपके 18 और N में आपके 32 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो अब कार्बन के अंदर और बाहर क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अपने अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहे होंगे, है ना। तो यहां पे और इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सुनो मेरी बात, तो ये कार्बन का हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया है। अब सबसे पहली बात देखो, नीचे से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहली बात, मेटल और नॉन मेटल। कार्बन क्या है, कार्बन क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। तो मैंने आपको इन लास्ट लेक्चर ये बताया था। देखो सिंपली, इतना सब छोड़ो, मैं सिंपल सी बात बताता हूं। आपने कोयला देखा है, कोयला, कोल, कोल, तो कोल आपने देखा है ना। तो कोल में क्या होता है बेटा, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है। तो मुझे बताओ जो कोल है वो मेटल है या नॉन मेटल है। सिंपल सी बात है, नॉन मेटल है ना। तो कार्बन क्या है बेटा अपना, नॉन मेटल है। कार्बन इज अ नॉन मेटल, है ना। कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो कार्बन जो एलिमेंट है हमारा बेटा वो कैसा होता है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है, ठीक है। अब आ जाओ मास नंबर। तो भाई मास नंबर का क्या मतलब है, मास नंबर का क्या मतलब है। उसके बाद एटॉमिक नंबर, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरी बात सुनो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि नंबर 1 पे हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। कार्बन कितने नंबर पे आता है बेटा, नंबर 6 पे आता है। कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 पे आता है। तो एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कार्बन आता है नंबर 6 पे, ठीक है। कार्बन कहां आता है बेटा, नंबर 6 पे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन आता है नंबर 6 पे। तो आपने ये पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होते हैं जितने नंबर पे वो एलिमेंट आता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होते हैं जितने नंबर पे वो एलिमेंट आता है। तो जो Z होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है। या बोल सकते हो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो यहां पे प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 6 हो जाएंगे। फिर आपने ये पढ़ा होगा कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। पढ़ा है थॉमस का आपने वो पढ़ा होगा, डॉल्टन्स थ्योरी, ऐसा कुछ आपको याद है 9th क्लास में, एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां पे हमने ये पढ़ा है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन को हम किससे लिखते हैं बेटा, P+ से। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन को हम लिखते हैं E- से, है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहां पे जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। तो ये हो गया 6 हमारा, ठीक है। अब आता है मास नंबर। तो मास नंबर क्या है भाई, मास नंबर होता है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा, 6 और 6, तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। तो मास नंबर कितना है कार्बन का, 12 है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या। आगे देखो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है भाई, तो जो जितने नंबर पे आता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में कितने हैं, 6 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में कितने हैं, 6 है। लेकिन K ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, K ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और बचे कितने, 6 - 2, कितने बचे आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन बचे। ये 4 चले जाएंगे बेटा इधर, है ना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,4। कितना हो जाएगा बेटा, 2,4, है ना। देन आता है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है भाई, वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस शेल ये होता है बेटा अपने पास, ठीक है। देखो वैलेंस शेल क्या होता है अपने पास, वैलेंस शेल होता है बेटा जो आपका लास्ट वाला ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो 2 ऑर्बिट है, K और L। तो ये जो लास्ट ऑर्बिट है ये आपका वैलेंस शेल है। तो ये है बेटा हमारा L, है ना। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। एंड देन वैलेंसी, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी उसकी वैलेंसी, है ना। बात समझ में आ गई। तो ये हमने यहां पे क्या किया, कार्बन के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पे कुछ डिस्कशन किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक से कार्बन के जो आपको पता होने चाहिए ताकि आप चैप्टर को आगे जाके अच्छे से डिटेल में समझ पाओ, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई क्या। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे पेज को राइट डाउन करेंगे, ठीक है। एंड देन आप इसको राइट डाउन करेंगे, है ना। आपको वैसे तो PDF की फॉर्म में ये नोट्स मिल जाते हैं, लेकिन
मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप किसी चीज को लिखते हो तो वो चीज आपके ब्रेन में जाती है ना, जब आप उसको लिख रहे होते हो तो वो आपको धीरे धीरे याद होने लग जाती है। तो मैं यही बोलूंगा बेटा कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स मिल रहे हैं, अच्छी बात है, ठीक है, वो आपका एक बोल सकते हो इजी तरीका है, ठीक है, चीजों को पढ़ने का। अगर आप कहीं पे बाहर गए हो, मान लो आपके पास फोन है, तो आप रिवाइज करने के लिए उसको यूज ले सकते हो, लेकिन आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए, वो ज्यादा बेटर वे में काम आते हैं, ठीक है बेटा। तो पहले इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अपने पास है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉप? ये एलोट्रॉप वर्ड क्या है? तो देखो, मैं आपको जब कभी कभी समझाता हूं तो मैं कभी कभी बहुत धीरे बोलता हूं, है ना, कभी कभी मैं मीडियम वॉइस में, और कभी कभी मैं बहुत ज्यादा तेज बोलता हूं। तो मैं तो वही हूं भाई, मैं ही पढ़ा रहा हूं ना आपको, लेकिन मेरे 3 अलग अलग टोन है ना। तो मेरे वो जो 3 अलग अलग टोन है वही मेरे एलोट्रॉप है। तो यहां पे एलोट्रॉप का क्या मतलब होता है बेटा? एलिमेंट एक ही रहेगा, एलिमेंट एक ही रहेगा, है ना, बट उस एलिमेंट के फिजिकल फॉर्म्स अलग अलग होंगे, उस एलिमेंट के फिजिकल फॉर्म्स अलग अलग होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? एलोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, क्योंकि उसके फिजिकल फॉर्म्स अलग अलग होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, तो उसको बोलते हैं एलोट्रॉप, ठीक है। तो देखो, एलोट्रॉप्स आर द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। तो फिजिकली जो आप देखोगे उनको तो आपको अलग अलग नजर आएंगे, ठीक है। तो जहां यहां पे हमारे पास डिफरेंट क्या होती है बेटा? फिजिकल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट की अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को यहां पे मिलेगी। दूसरा, एलोट्रॉप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी केमिकल वाली, वो कैसी होगी बेटा? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ड्यू टू द सेम केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन सेम है। भाई मैंने बोला एलिमेंट एक ही है, बस उसके फॉर्म्स अलग है। तो जब तक एलिमेंट चेंज नहीं करोगे तब तक केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदल सकती, है ना। एक ही एलिमेंट की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी ना होगी, ठीक है। देन द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर। तो हमारे पास जो बेटा कार्बन एक एलिमेंट है वो नेचर में अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होता है विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है बेटा? अलग अलग होती है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम। तो देखो, हमारा जो डायमंड है वो भी किससे मिलकर बना है बेटा? कार्बन से मिलकर बना है। और हमारा जो ग्रेफाइट है वो भी किससे मिलकर बना है? कार्बन से। तो ये भी प्योर कार्बन है, ये भी प्योर कार्बन है, लेकिन दोनों की फिजिकल जो अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है वो एकदम अलग अलग देखने को मिलती है। तो इसी चीज की बात कर रहे हैं कि एक ही एलिमेंट होने के बावजूद हमें जो फिजिकल फॉर्म है वो अलग अलग देखने को मिल रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एलोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। तो यहां पे डिफरेंस कैसे आ जाता है इनके फॉर्म्स में? क्योंकि कार्बन दूसरे कार्बन से अलग तरीके से जुड़ता है ना। एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ने का वे बदल लेता है ना, कनेक्ट होने का जो बॉन्डिंग है उसका पैटर्न चेंज कर लेता है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे फिजिकल फॉर्म्स अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एलोट्रॉप हमारे पास जो कार्बन के होते हैं बेटा, उसमें 3 एलोट्रॉप है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरिन, है ना। डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरिन। तो डायमंड और ग्रेफाइट तो आपने बहुत बार सुना है, ये बकमिंस्टर फुलरिन क्या है इसकी बात हम आगे करेंगे, है ना। अभी देखो, तो ये क्या है बेटा? अपना डायमंड है, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा? हार्डेस्ट सब्सटेंस, और ये बहुत ही ज्यादा शाइनी होता है ना, चमकीला होता है। ये क्या है? ये प्योर कार्बन है ना। अब इधर आ जाओ, ये क्या है बेटा? ये जो पेंसिल में ये जो होता है ना, ये जो ब्लैकिश होता है, ये क्या होता है बेटा आपका? ये होता है ग्रेफाइट, है ना। तो ये आपका ग्रेफाइट है। अब देखो, ये तो है शाइनी, ये तो है शाइनी, और ये है ब्लैकिश, ठीक है। ये होता है ट्रांसपेरेंट, ये होता है ब्लैकिश। तो यहां पे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है बेटा? अलग अलग है, लेकिन ये भी प्योर कार्बन है, ये भी प्योर कार्बन है। तो इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी और इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। तो जब एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एलोट्रॉप बोलते हैं। और थर्ड एलोट्रॉप हमारे पास होता है बकमिंस्टर फुलरिन, जो कि एक फुटबॉल टाइप शेप होता है। ये हम अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरिन, ये क्या है बेटा? कार्बन के एलोट्रॉप्स है। अब यहां पे हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, डायमंड जो होता है बेटा अपना, वो
स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है, डायमंड को तोड़ने में बहुत जोर आता है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस है। जबकि ग्रेफाइट जो है ना अपना, वो सॉफ्ट होता है, उसको आप इजीली तोड़ सकते हो। आपने पेंसिल तोड़ी है कभी, तो बहुत आसानी से टूट जाती है ना। तो देखो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, तो डायमंड बहुत हार्ड होता है, जबकि ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, है ना। पेंसिल के अंदर आता है ना वो ब्लैकिश, वो क्या होता है आपका ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो वो कैसा होता है बेटा, सॉफ्ट एंड स्लिपरी। देन सेकंड अपने पास इट्स क्रिस्टल्स आर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। तो हमारे पास जो डायमंड में क्रिस्टल्स हैं वो कैसे होंगे, कलरलेस होंगे और ट्रांसपेरेंट होंगे, ठीक है। देन इट इज ब्लैक कलर्ड ओपेक क्रिस्टल, तो ये तो कैसा है बेटा, ट्रांसपेरेंट है, और ये कैसा है, ओपेक है। ओपेक मतलब क्या होता है भाई, जिसके आर पार दिखाई ना दे, जिसके आर पार दिखाई ना दे उसको हम बोलते हैं ओपेक, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का और ओपेक क्रिस्टल वाला होता है। देन थर्ड अपने पास, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। तो बेटा हमारे डायमंड में एक कार्बन, जो एक कार्बन है, ईच कार्बन एटम, वो किससे जुड़ा होता है बेटा, 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो देखो यही इसका रीजन है कि वो इतना हार्ड है। यहां पे जितने भी कार्बन है बेटा, वो अपने आसपास के चारों कार्बन से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि कार्बन की वैलेंसी 4 थी, ठीक है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो यहां पे चारों के चारों बॉन्ड फुलफिल होते हैं, इसीलिए यहां पे बेटा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो ये 3 डायमेंशनल होता है अपना, 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देन इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन। तो यहां पे देखो, यहां पे जो ईच कार्बन है बेटा अपना, वो 3 से कनेक्टेड है, 3 अदर कार्बन से कनेक्टेड है। यहां पे अपना जो एक कार्बन था वो अपने आसपास के 4 कार्बन से कनेक्टेड था, यहां पे 3 कार्बन से कनेक्टेड है ना। इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे, तो यहां पे आप हेक्सागोनल, हेक्सा मतलब 6, तो हेक्सागोनल एरे, एरे मतलब होता है बेटा अरेंजमेंट, एरे मतलब अरेंजमेंट, एरे मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपको यहां पे एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट देखने को मिलता है इन ग्रेफाइट स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे मैं भी आपको इनका डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएगी अभी। देन फोर्थ अपने पास, डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड से हम करंट फ्लो नहीं करवा सकते, ठीक है, वो नॉन कंडक्टर है। जबकि ग्रेफाइट जो है बेटा अपना, वो क्या है, गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एक और चीज, डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो यहां पे डायमंड में जो एक कार्बन है, डायमंड में जो एक कार्बन है वो अपने आसपास के बेटा 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, ठीक है, अपने आसपास के 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है। तो यहां पे मुझे बताओ, ये चारों के चारों बॉन्ड जो है, अगर मुझे इनको तोड़ना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन यहां पे ग्रेफाइट में जो एक कार्बन है बेटा मेरा, वो सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन से ही कनेक्टेड होता है, एक बॉन्ड यहां पे खाली होता है ना। तो अब इसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें थोड़ी कम एनर्जी देनी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट इक्वल होता है। होता क्या है बेटा, ये जो सिंगल बॉन्ड यहां पे बच गया, ये क्या हो जाता है, इधर चला जाता है, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और डबल बॉन्ड को तो थोड़ा और ज्यादा मेहनत लगेगी तोड़ने में, इसलिए दोनों का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा वो सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है ना, और दोनों का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अब देखो डायग्राम, तो यहां पे हमारे पास देखो बहुत ध्यान से, यहां पे बहुत ध्यान से देखना है, जो हमारे पास यहां पे कार्बन है ना बेटा, देखो तो ये जो कार्बन है अपने पास, ये जो कार्बन है, ये सारे के सारे कार्बन अपने आसपास बेटा 3 कार्बन से कनेक्टेड है ना, ये अपने आसपास 4 कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसमें एक कार्बन किससे कनेक्टेड होता है, 4 कार्बन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या, तो ये अपना डायमंड का स्ट्रक्चर है। देन यहाँ पे अपन को क्या देखने को मिल रहा है, हेक्सागोनल, मतलब 6 साइड्स का। तो देखो यहाँ पे 6 साइड्स नजर आ रही है आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऐसे आपको हेक्सागोनल एरे, मतलब एक अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट लेयर्स आपको देखने को मिल रही है। ये क्या है बेटा, अपना ग्रेफाइट है। एंड देन हमारा आता है बेटा बकमिंस्टर फुलरेन, तो ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फुलरेन क्या होता है बेटा, फुलरेन फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। तो ये हमारे पास 3rd एलोट्रॉप है कार्बन का। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज C60। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सबसे पहला फुलरेन
कौन सा था जो आइडेंटिफाई हुआ था, दैट इज बेटा C60, ठीक है, C60 मतलब उसमें 60 कार्बन्स हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास फुलरेंस होते हैं जिनमें C90, C120 बहुत सारे कार्बन्स होते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे, और वो सारे मिलकर क्या करते हैं बेटा, एक फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलरेन बोलते हैं, ठीक है, विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। तो यहां पे बेटा शेप ऑफ फुटबॉल में हमारे कार्बन्स अरेंज्ड होते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फुलरेन बोलते हैं। सिंस दिस लुक लाइक अ जियोडेसिक, क्या है, जियोडेसिक डोम डिजाइन, ठीक है, तो एक डोम के डिजाइन जैसा आपको नजर आ रहा है बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। तो किसी ने इसको जब नोटिस किया तो उसे ये डोम डिजाइन जैसा लगा, ठीक है, द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फुलरेन, तो इसको उसने क्या नाम दे दिया बेटा, फुलरेन नाम दे दिया, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या। इसके यूजेस भी हैं बट वो आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, अगर आगे कभी साइंस पढ़ोगे तो आप उसमें वो चीज पढ़ लोगे, ठीक है। तो यहां पे हमने डिस्कशन किया अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन तो तीनों में सेम रहेगा, ये भी कार्बन से मिलके बना है, ये भी कार्बन से मिलके बना है, ये भी कार्बन से मिलके बना है, लेकिन तीनों में क्या है, जो कार्बन अपने आसपास के कार्बन से अटैच हो रहा है उसका फॉर्म अलग है, इसलिए यहां पे हमें 3 अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं बेटा। बात समझ में आ गई क्या, तो इसे राइट डाउन करेंगे आप, ठीक है, देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो नेक्स्ट बेटा अपने पास, हाउ डज कार्बन अटेन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ व्हाट इज नोबल गैस। तो बेटा कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जिनका ऑक्टेट फुलफिल होता है ऑलरेडी, मतलब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। तो कार्बन वहां तक कैसे पहुंचेगा, कार्बन एक रेस में लगा हुआ है, एक दिन तुझे जाना है, कहां जाना है भाई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। कार्बन एक जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे भी एक दिन वहां पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगा भाई, उसी की हमें बात यहां पे करनी है। तो देखो, इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो हमने अभी देखा था, देखो बहुत ध्यान से, हमने देखा था कि हमारे पास कार्बन में जो आउटर मोस्ट शेल है, मतलब जो लास्ट शेल है बेटा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है। वही बात हम यहां पे कर रहे हैं कि इन द केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास सबसे बाहर वाले शेल में होते हैं, एंड नीड्स टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हर एलिमेंट ही चाहता है कि भाई हमारे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए, तो 4 उसके पास पहले से है, तो अब वो या तो 4 को डोनेट कर दे किसी को, ये 4 किसी से उसको मिल जाए, तो उसका काम क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा, उसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। तो या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं, ठीक है, या तो उसको लूज करने हैं, या उसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, उसको मिल जाए, या तो गेन करे वो या लूज करे, ठीक है। तो इस तरीके से वो कहां पहुंचेगा, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, उस पे पहुंचेगा, अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचेगा। लेकिन इतना आसान थोड़ी है ना, इतना आसान नहीं है। कैसे जाएगा भाई, रास्ते निकालेंगे। देखो, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 माइनस एनाइन, है ना। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, तो ये बन जाएगा बेटा C4 माइनस, ठीक है, C4 माइनस, जो कि हमारा एनायन है। एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो बनेगा C4 माइनस, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद द 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। देखो, हमने बोला ये कार्बन का क्या है, न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे बेटा, 6, ठीक है, 6 प्रोटॉन होंगे अपने पास। अब यहां पे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां पे बाहर, और इधर 4 इधर होंगे, तो 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब मस्त बैलेंस बना हुआ है। 6 प्रोटॉन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं, है ना। अब हमने क्या किया, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन घुसा दिए, तो तुमने जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन घुसाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 6 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 हो गए। तो मुझे बताओ क्या 6 प्रोटॉन मिलके
10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहेगा और इसी वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन ले नहीं सकता है। तो कार्बन भाई कार्बन है ना, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है। तो क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? चलो इसकी बात करते हैं। इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4+ आयंस। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बना लेगा C4+, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयन। बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज amount of energy to remove 4 electrons leaving behind a carbon cation with 6 protons in its nucleus holding on just 2 electrons। अब बोलो बात क्या, देखो सुनो, 6 प्रोटॉन है हमारे पास है ना, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन थे बाहर वाले है ना, 2 तो अंदर होंगे, 2 तो अंदर होंगे, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इन चारों को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने के लिए, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें लगती है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहली बात तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, और दूसरी बात अगर मान लो तुमने मेहनत करके निकाल भी दिए तो अंदर कितने प्रोटॉन है भाई? 6 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब वापस वही कहानी, 6 प्रोटॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन को अंदर घुसा लेंगे, एटम ही खत्म हो जाएगा। 6 प्रोटॉन बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, इलेक्ट्रॉन 2 ही रह गए, वो क्या करेंगे? अंदर खींच लेंगे, तो आपका एटम ही खत्म हो जाएगा है ना। तो यहां पे क्या होगा? अब ऐसा होता नहीं है, एटम थोड़ी ना खत्म हो सकता है। तो 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर वापस से न्यूक्लियस को क्या कर देंगे? अनस्टेबल कर देंगे, तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहेगा। तो भाई ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब ये कार्बन के साथ हो गई बहुत बड़ी दुविधा है ना। कार्बन को क्या करना है? यूपीएससी क्लियर करना है, और कार्बन पढ़ाई भी नहीं कर सकता, ना कोई उसको पढ़ा सकता है, ना कार्बन पढ़ सकता है। ओहो ओहो ओहो, क्या ये क्या हो गया है ना। तो कार्बन को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचना है, कार्बन को क्या चाहिए? लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन समस्या क्या आ रही है? कार्बन को ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना कार्बन किसी को दे सकता है। ओहो ओहो ओहो, तो अब क्या करें सर? हाउ कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम? तो भाई ये जो समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, इससे कार्बन को बाहर कैसे निकाले? तो देखो हमने अभी जो बात करी वो क्या थी बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने बोला कि भाई कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, या फिर किसी एलिमेंट से 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर ट्रांसफर कर दो। तो भाई ट्रांसफर से तो काम नहीं चल रहा, जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे क्या बनता है बेटा? आयोनिक बॉन्ड बनता है। हमने चैप्टर नंबर 3 में लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कशन किया था। जहां पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे क्या बनता है बेटा? आयोनिक बॉन्ड बनता है। बट यहां तो ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, ना तो इलेक्ट्रॉन दिए जा सकते हैं ना लिए जा सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे शेयरिंग चलेगी। एंड कार्बन इज लाइक, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है ना। तो कार्बन क्या करेगा? खुद के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरों को दे देगा और उनके इलेक्ट्रॉन्स को खुद ले लेगा। तो साथ में दोनों काम चलेंगे, शेयरिंग चलेगी, इलेक्ट्रॉन देगा भी इलेक्ट्रॉन लेगा भी है ना। ट्रांसफर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, फर्क है। इसका मतलब था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना और इसका मतलब है शेयरिंग, ये जो हम पढ़ने वाले हैं। तो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग। तो वो किस में शेयर करता है बेटा? इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बाहर के जो 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो क्या करते हैं बेटा? शेयर हो जाते हैं विद अदर एटम्स एंड ऑफ कार्बन विद अदर एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। तो कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम शेयर कर लेते हैं अदर एलिमेंट से, और फिर कार्बन इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, तो ये बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी है ना। तो जैसे मान लो मेरे पास एक स्ट्रक्चर होता है CH4 है ना, ये क्या होता है इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, बट अभी के लिए तुम समझो कि हम इसको बना के देख रहे हैं एक बार कि कार्बन कैसे 8 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करता है। तो हमारे पास कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन है ना। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4 होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे बना देंगे स्टार 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 स्टार। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने बेटा? 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आता है नंबर 1 पे, हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है, तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो कर देंगे। अब हाइड्रोजन क्या है? एक्सेप्शन है।
इसको अपना ड्यूप्लेट फुलफिल करना होता है। क्या फुलफिल करना होता है? ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट मतलब इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो इसके पास पहले से एक इसको कार्बन से मिल गया, तो लो इसका डुप्लेट फुलफिल हो गया, तो यहां पे इसका डुप्लेट फुलफिल हो गया, यहां पे इसका डुप्लेट फुलफिल हो गया, यहां पे इसका डुप्लेट फुलफिल हो गया। ठीक है, तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब कार्बन बोलेगा भाई मैंने दिए नहीं है तेरे को, अपने बीच में डील हुई है, मैं दूंगा तो लूंगा भी, शेयरिंग चल रही है यहां पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इससे लेगा भी। तो ये इस तरीके से ये चारों इलेक्ट्रॉन अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरीके से बेटा कार्बन कहां पहुंच जाता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस टाइप का जो हमारे पास बोल सकते हो जो कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ठीक है, और इससे पहले जो अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था NaCl कैसे बनता है, तो सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है, वहां पे बनता है अपने पास क्या बनता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड। तो शेयरिंग से बेटा अपने पास क्या बनता है? शेयरिंग से अपने पास बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। इसकी बात हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में करी थी। ठीक है, तो इस टाइप से बेटा शेयरिंग करके कार्बन क्या करता है? अपना जो प्रॉब्लम था, ना तो वो ले पा रहा था ना किसी को दे पा रहा था, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसे आप राइट डाउन करेंगे, देन हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमने अभी अभी बात करी कि बेटा जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसके बीच में, उसको हम बोलते हैं बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पे आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग अगर करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग अगर हम करते हैं तो उससे बनता है बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। और वो जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, और अगर हम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग ना करें, मतलब दे और ले दोनों काम एक साथ चलते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया भी जाता है लिया भी जाता है, जैसे हमने अभी देखा। अगर हम उसकी जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, जैसे NaCl वाला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। ठीक है, Na क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है Cl को, तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उससे लेता कुछ नहीं है, उसको दे देता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब सोडियम को क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्लोरीन इसको कुछ नहीं दे रहा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो यहां पे जो इस टाइप का बॉन्ड बनता है बेटा, यहां पे इसको बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। और इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं बेटा आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है अपना? बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारी जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है बेटा, तब हमारे क्या बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो यहां पे इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? देखो एक बार मैं वापस उस डायग्राम को बना लेता हूं। तो कार्बन बनाया था हमने, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके, देन हमारे पास हाइड्रोजन था, ये लो, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऊपर था, ये लो, देन एक हाइड्रोजन इधर था, ये लो, देन एक हाइड्रोजन इधर था, ये लो। ठीक है, तो इस टाइप से हमने देखा कि कार्बन दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो देखो जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, वहां पे एक बॉन्ड बन जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो एक बॉन्ड इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। तो ये जो बॉन्ड है बेटा, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जो किससे बना है बेटा? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बना है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो देखो यहां पे क्या हुआ है बेटा? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है। तो हमने ये पढ़ा था कि आयोनिक बॉन्ड में एक आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक आता है नेगेटिव चार्ज। तो जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है, वहां पे बहुत ज्यादा हाई अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो हमने ये पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनके एटम्स के बीच में बेटा अपने पास जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे तो देखो कोई पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं बना है, यहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है। क्या आपको कहीं पॉजिटिव नेगेटिव आयन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्योंकि प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो यहां पे बेटा अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा यहां पर इस बॉन्ड को तोड़ना इजी है। और हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि हमारा जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, वो कैसा होता है? वीक होता है। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर है यहां पे। ठीक है,
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आएगा इधर, FORCE, ठीक है, फोर्स आएगा। देन दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पे हम इनसे करंट भी पास नहीं करा सकते, एज इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड। तो देखो यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बनेगा, है ना, और जहां पे चार्ज पार्टिकल फ्रीली नहीं घूम सकते वहां पे करंट फ्लो नहीं हो सकता। भाई करंट फ्लो कराने के लिए मेन चीज क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। देखो NaCl क्या है, NaCl क्या है, NaCl क्या है बेटा, ये एक आयोनिक कंपाउंड है ना। अगर मैं इसको पानी में डालता हूं तो मेरे को मिलेगा Na+ और Cl-, है ना, तो ये क्या बन गए, आयंस बन गए। अब आयंस जो ये हैं ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो ये करंट फ्लो करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इसके साथ कुछ भी करो, आप यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या नहीं होगा बेटा, करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जनरली कैसे होते हैं बेटा, पुअर कंडक्टर होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है, तो इसे राइट डाउन करो। देन हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि रहेगा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज माय फेवरेट। बड़ा मजा आने वाला है आगे वाले टॉपिक में, ठीक है। चलो इसे राइट डाउन करो। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपने पास, देखो, सिंपल मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ठीक है, जो कैसे बनेंगे, बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, दैट इज हमारी वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना है। देखो, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर अपना बनेगा बेटा, दैट इज फर्स्ट जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा वो होगा H2 का, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, H2 का। तो देखो H2 कैसे बनता है, बहुत ध्यान से देखेंगे। एक हाइड्रोजन हम ले लेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है बेटा, 1 नंबर पे आता है, ठीक है। हाइड्रोजन आता है नंबर 1 पे, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिसको हम इधर बना देंगे। अब एक हाइड्रोजन और है हमारे पास, है ना, 2 है, H2 है ना, तो एक हाइड्रोजन और है, इसका एक इलेक्ट्रॉन हम इधर बना देंगे। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, इसको अपना ड्यूप्लेट फुलफिल करना होता है। ड्यूप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, और इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, दोनों हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, ठीक है। तो दोनों का जो ड्यूप्लेट था वो फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे देखो H, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वहां पे एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और ये बनेगा H। तो ऐसे हमारा बेटा, ऐसे हमारा क्या बन जाएगा बेटा, H बॉन्ड H, और यही हमारा क्या है बेटा, H2 है, यही हमारा क्या है, H2 है। तो हमने ये क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ H2, है ना। अब इसी तरीके से हमारे पास, इसी तरीके से बेटा हमारे पास क्या बनता है, O2 बनता है, ठीक है। तो अगर मैं O2 बनाता हूं तो देखो क्या होगा। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक बॉन्ड है, एक, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो था वो कैसा आया बेटा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है हमारे पास। नाउ O2, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, तो ये जो O2 बनेगा बेटा, देखो O, अब ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आता है नंबर 8 पे, तो नंबर 8 पे अगर ऑक्सीजन आता है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे K वाले शेल में, और बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन जो जाएंगे L वाले शेल में, बस। तो यही हमारा वैलेंस शेल है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो मान लो हमने उनके 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बना दिए, डबल डॉट डबल डॉट डबल डॉट, ठीक है। तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। अब इसी तरीके से हमारे पास बेटा यहाँ पे अगर मैं इधर की तरफ बना देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर बना दिए हमने और 2 नीचे बना दिए, है ना, दोनों सेम मॉलिक्यूल है। तो अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 तो इसके पास पहले से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ये ले लेगा, है ना, इस तरीके से। और ये वाला ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। यहां पे ये बन गया हमारा O2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पे देखो ऑक्सीजन, यहां पे देखो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो रहे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। तो यहां पे जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते तो एक बॉन्ड बना था, यहां पे बेटा 2 बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे, O डबल बॉन्ड O। तो यहां पे हमारे पास बनेगा बेटा इस तरीके से क्या, O2, है ना। अभी जो O2 बना है इसमें कौन सा बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है ना। यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब हम बनाते हैं थर्ड जो हमारा स्ट्रक्चर है बेटा, इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर हम और बनाएंगे,
जो कि है हमारा N2। क्या है बेटा? N2। ठीक है, तो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? तो नाइट्रोजन आता है बेटा नंबर 7 पे, है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 7 में से 2 गए तो 5 बचे। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 होंगे। तो यहां पे देखो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, 2 है हमारे पास, तो 3 हम बनाएंगे इधर की तरफ, है ना, इसके भी 3 इधर की तरफ, और बचे 2 इलेक्ट्रॉन आप इधर बना लो, 5 इसके हो गए, 5 इसके हो गए। ठीक है, अब 5 अगर इसके पास है तो इसको कितने चाहिए? 8 करने के लिए 3 चाहिए, तो ये 3 इनसे ले लेगा, है ना। तो यहां पे हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से, ये इससे ले लेगा और ये इससे ले लेगा, है ना। तो ये हमारा बन गया N2 का स्ट्रक्चर। तो यहां पे हमारे पास बनेगा बेटा देखो N, देखो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे तो 1 बॉन्ड ये बनेगा, है ना, फिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे 1 बॉन्ड ये बनेगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे 1 बॉन्ड ये बनेगा। तो यहां पे बनेगा N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा बेटा? N2 बनेगा। क्या बनेगा? N2 बनेगा। और मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। तो सिर्फ कार्बन ही नहीं और भी अदर एलिमेंट्स है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से क्या कर सकते हैं बेटा? क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बनाए, H2, O2 और N2। H2 में सिंगल बॉन्ड, O2 में डबल बॉन्ड और N2 में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बेटा, आगे देखो, यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। तो ये जो हमने बनाए हैं, ये क्या है बेटा? ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है हमारे इनके। अब यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाने हैं, किसके लिए बनाने हैं बेटा? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2, तो हमें CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है CO2 का। तो देखो कार्बन तो हमारे पास एक है ना। कार्बन जो आता है बेटा नंबर 6 पे आता है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन आप बना लो, जैसे देखो 2 तो इधर बन गए अपने, है ना, और 2 इधर बन गए। अगर एक रफ आइडिया ले रहे हैं अभी, फिर हम इनको एडजस्ट कर लेंगे जो भी हमारी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग। और 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो एक ऑक्सीजन मैं इधर बना देता हूँ, एक ऑक्सीजन इधर बना देता हूँ, है ना। बात समझ में आ रही है? तो कार्बन बेटा आता है नंबर 6 पे, है ना। देखो बात सिंपल सी बात है, कार्बन नंबर 6 पे आता है, तो भाई इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो चले जाएंगे K वाली ऑर्बिट में, बचे कितने? 4 L में चले जाएंगे। तो यही हमारा वैलेंस शेल है, तो यही हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही यहाँ शो करते हैं ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ऑक्सीजन आता है नंबर 8 पे, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे K वाले में, बचे 6, तो L में इसके 6 बचे, तो यहाँ पे हम इसके 6 इलेक्ट्रॉन शो करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको डॉट से शो कर लेंगे बेटा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन इधर से इसके, ठीक है। तो इसके 6 हो गए, इसके 6 हो गए। अब इसके 6 हैं, ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 चाहिए, तो ये 2 इससे ले लेगा। तो यहाँ पे एक सर्कल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का काम कंप्लीट हो गया। इधर इस ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इससे ले लेगा। ये लो भाई, इसका भी काम कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारे पास कार्बन। कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन करने, 4 तो ये रहे कार्बन के खुद के, 2 इससे ले लेगा, 2 इससे ले लेगा। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये जो बना है बेटा, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ऑफ CO2, ठीक है। अब अगर मैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करता हूं, तो देखो कार्बन है ना, कार्बन देखो यहां पे एक बॉन्ड ये बना, ठीक है, फिर एक बॉन्ड ये बना, और इधर ऑक्सीजन, ठीक है, इधर ऑक्सीजन, सेम इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस टाइप से बेटा हमारा क्या बनता है? CO2 बनता है, CO2 बनता है। समझ में आ गई बात? आगे देखो नेक्स्ट, सेकंड है अपना व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। सल्फर के मॉलिक्यूल का हमें क्या बनाना है बेटा? स्ट्रक्चर बनाना है, विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर का जो मॉलिक्यूल है बेटा, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर में बेटा 8 सल्फर के एटम्स होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो हमारे पास S8 का स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये S8 का स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? ठीक है, तो ये थोड़ा सा
टिपिकल प्लस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर सीबीएसई बोर्ड। तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इसकी बनाने के लिए। तो हमारे पास कितने सल्फर है बेटा, यहाँ पे 8 सल्फर है ना। सल्फर कितने नंबर पे आता है, 15 पे आता है ना, 15 पे आता है, नहीं, फास्फोरस सल्फर 16 पे आता है। तो अगर ये 16 पे आता है, सल्फर आता है बेटा नंबर 16 पे, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके के ऑर्बिट में चले जाएंगे, बचे 14 में से 8 यहाँ चले जाएंगे एल में, तो 2 और ये 10 हो गए, बचे 6 चले जाएंगे इसके के एल एम ऑर्बिट में। तो यहाँ पे हमारे पास आउटर मोस्ट शेल कौन सा है बेटा, एम है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है ना। अब हमारे पास देखो कितने सल्फर है, 8 सल्फर है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इसको 2 चाहिए, तो अपने आसपास के से ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो अब बात सुनो बनेगा कैसे, देखो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, 4 सल्फर बनाने हैं इस तरीके से, 4 सल्फर बनाने हैं इस तरीके से, ठीक है बेटा, बात समझ रहे हो। अब तुम्हें यहां पे ट्राइंगल का शेप देना है इसको, ठीक है, तो एक ऊपर एस बना दो तो एक ट्राइंगल ये बन गया, और एक इधर एस बना दो, एक ट्राइंगल ये बन गया, ठीक है। कितने सल्फर हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब बचे आपके 2, तो वो 2 आपको क्या करना है बेटा, एक इधर बनाना है, एक इधर बनाना है, बस ये आपके सल्फर बन गए। अब मेरी बात सुनो, तो यहां पे देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 6 बना देंगे, देखो इस तरीके से, 2 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, एक इधर बना देंगे, एक इधर बना देंगे, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से ले लेगा, एक इधर से ले लेगा, और इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा अपना, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसको इससे कंबाइन कर देंगे, ये इससे ले लेगा, ठीक है, देन हमारा ये इससे ले लेगा, ठीक है, ये इससे ले लेगा, और ये इससे ले लेगा, और ये हमारा बेटा इससे ले लेगा, है ना, और ये इससे ले लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास सल्फर का S8 का क्या बन जाएगा बेटा, फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। S8 का इस तरीके से हमारे पास एक W टाइप का आपके पास एक फॉर्मूला बनेगा, ठीक है बेटा। ये जो है ये इन दोनों से ले लेगा, फिर ये वाला इन दोनों से ले लेगा। आपको यहाँ पे काउंट करना है 4 बॉन्ड्स, कितने काउंट करने बेटा, 4 बॉन्ड्स। तो देखो इसके हो गए 1 2, ठीक है, 1 2, इसके हो गए 1 2 3 4, इसके हो गए 1 2, इसके हो गए 1 2, इसके हो गए 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो क्या नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला हमारे पास नहीं आएगा, देखो, तो हमारे पास ये नहीं आएगा इधर, ठीक है, और ये नहीं आएगा इधर, ये नहीं आएगा इधर, है ना। ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो इस टाइप से आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 का सल्फर का जो स्ट्रक्चर है बेटा वो ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। हर एलिमेंट के पास यहाँ पे 2 बॉन्ड होंगे। तो देखो इस सल्फर के पास काउंट करो, ये 2 हो गए, इस सल्फर के पास 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 ये 2 बॉन्ड हो गए, इसके पास ये 2 बॉन्ड हो गए, ठीक है, इसके पास ये 2 बॉन्ड हो गए, और इसके पास ये और ये हो गए। तो ये हमारा सल्फर का स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है अपने पास वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और इसमें जो कैटिनेशन का डेफिनेशन है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो कैटिनेशन में होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटिनेशन। तो देखो कैटिनेशन का क्या मतलब है बेटा, हमारा जो कार्बन है उसमें क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है कि वो बहुत सारे कार्बन से कंबाइन होके एक लॉन्ग चेन बना सकता है ना। हमारा कार्बन बहुत सारे कार्बन से कंबाइन होके एक लॉन्ग चेन बना सकता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटिनेशन बोलते हैं। तो देखो कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स से मिलके क्या कर सकता है, बहुत ही बड़ा एक स्ट्रक्चर बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखनी है। देन देखो नेक्स्ट अपने पास क्या है, कार्बन कैन लिंक विद कार्बन एटम्स। तो बेटा कार्बन कार्बन से लिंक हो सकता है, ठीक है, मींस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, किसकी हेल्प से, कोवेलेंट बॉन्ड की हेल्प से, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ठीक है, ब्रांच चेन्स एंड क्लोज्ड रिंग कंपाउंड्स। तो जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से कंबाइन होगा, जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से कंबाइन होगा तो या तो वो लॉन्ग चेन बनाएगा, या तो वो लॉन्ग चेन बनाएगा लाइक दिस, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे कार्बन आपस में कनेक्ट होते हुए। तो या तो वो लॉन्ग चेन बनाएगा या वो ब्रांच बनाएगा। ब्रांच कैसे होता है, देखो मान लो ये मेरे पास 4 है और मैंने यहां से एक और इसकी ब्रांच निकाल दी, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास क्या बन जाते हैं बेटा, और ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो या तो कार्बन आपस में कनेक्ट होके लॉन्ग चेन बनाएंगे,
या फिर ब्रांच स्ट्रक्चर बनाएगा, या फिर अगर कार्बन इस टाइप से कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे एक क्लोज शेप में, तो फिर वहां पे वो सर्कुलर क्लोज्ड रिंग बनाएगा, है ना बेटा, बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हमारे पास यहां पे क्या हो जाता है, कार्बन कार्बन से कंबाइन होके इस 3 टाइप से बॉन्ड बना सकता है ना, स्ट्रक्चर बना सकता है। कार्बन एटम्स में भी लिंक बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन एटम्स हमारे हैं जो बेटा, वो सिंगल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो सकते हैं, डबल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। इसके अलावा, कार्बन के अलावा, कार्बन का हमने क्या बोला कि कार्बन में क्वालिटी है कि वो दूसरे कार्बन से कंबाइन होकर एक लॉन्ग चेन की वाली कंपाउंड बना सकता है, लेकिन दूसरे हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं होती। नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। तो जो हम कार्बन में देखते हैं वो हमें और जगह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे देखो, सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8। अब जो हमारा सिलिकॉन है, ठीक है, वो सिलिकॉन जो है वो हाइड्रोजन से कंबाइन होके अप टू 7 और 8 एटम्स तक ही मॉलिक्यूल बना सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, और बनाएगा तो भी वो कंपाउंड्स कैसे होंगे, ज्यादा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे, मतलब वो किसी से भी रिएक्शन कर लेंगे। कंपाउंड तो बन जाएगा लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा। इसीलिए हमने बोला कि कार्बन ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये हर एलिमेंट शो नहीं कर पाएगा। सल्फर ने कोशिश तो करी, सल्फर ने बोला, सॉरी सल्फर क्या, सिलिकॉन ने कोशिश तो करी। सिलिकॉन ने बोला कि भाई मैं हाइड्रोजन से कंबाइन होके एक लॉन्ग चेन बना लूंगा, लेकिन 7-8 से ज्यादा नहीं बना पाएगा, है ना। 7 या 8 लास्ट इसके पास इतने क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकते हैं, और कंबाइन होने के बाद में कंबाइन भी हो जाएगा तो भी वेरी रिएक्टिव बनेगा जो कंपाउंड बनेगा, मतलब वो किसी से भी रिएक्शन कर लेगा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड यहाँ पे बनेगा। लेकिन हमारे पास जो कार्बन से बनने वाले कंपाउंड है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। नाउ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हैंस स्टेबल। तो मैंने वही चीज बोली आपको कि यहां पे अगर कार्बन कार्बन से कंबाइन होगा बेटा तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। लेकिन सिलिकॉन वाले केस में ऐसा नहीं होगा। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इससे हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स आपस में क्या होंगे बेटा, जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कैटिनेशन, दैट इज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल मतलब जो हर जगह अवेलेबल होता है। तो कार्बन बेटा बहुत सारे कंपाउंड्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कार्बन की लॉन्ग चेन आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, टेट्रावैलेंसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रावैलेंसी। तो देखो जो कार्बन है हमारा, उसके पास आउटर मोस्ट में ये 6 नंबर पे आता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हो जाएगी 2,4, है ना। तो आउटर मोस्ट में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 4 है, तो बस उसी 4 को हम टेट्रा बोलते हैं। तो बेटा ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है। अच्छा, टेट्रा वैलेंसी का यहाँ पे क्या मतलब है कि कार्बन एकमात्र ऐसा कंपाउंड एलिमेंट है जो 4 अलग अलग टाइप के एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है। कार्बन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो 4 अलग अलग टाइप के एलिमेंट से कंबाइन हो सकता है और एक नया कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। तो देखो टेट्रावैलेंस का क्या मतलब है, कार्बन हैज द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कार्बन हैज द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स। तो कार्बन 4 कार्बन एटम से भी कंबाइन हो सकता है। कार्बन कैन बॉन्ड विद द 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। मोनोवैलेंट एटम्स, मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जिनकी वैलेंसी 1 होती है, जैसे सोडियम, ठीक है, सोडियम Na की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। सो मोनोवैलेंट मतलब क्या, जिनकी वैलेंसी सिंगल मतलब 1 होती है। ऑक्सीजन से कंबाइन हो सकता है कार्बन, नाइट्रोजन से कंबाइन हो सकता है कार्बन, ठीक है, सल्फर से कंबाइन हो सकता है कार्बन। तो कार्बन की टेट्रा वैलेंसी का मतलब यह है कि कार्बन के पास क्वालिटी है, वो बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है, ठीक है। नाउ बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। तो जब कार्बन किसी भी एलिमेंट से जुड़ेगा
तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। उसकी वजह से हमारे पास जो हमें एटम मिलेगा या जो एटम क्या मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है, जो कंपाउंड मिलेगा वो कैसा होगा बेटा, बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नाउ वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। तो यहां पे हम जो बोल रहे हैं कि क्या स्ट्रांग बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, ये स्ट्रांग बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे बेटा उनका साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। उनका साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा, है ना। तो स्मॉल साइज में क्या होता है, न्यूक्लियस पास पास होता है ना। जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाया था अभी हमने इस तरीके से, है ना, H2 का। तो यहां पे क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस बहुत पास पास होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अच्छे से बाउंड करके रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। तो यहाँ पे जो साइज स्मॉल होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालना मुश्किल है। तो ये जो कंपाउंड्स है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि इनका स्मॉल साइज होने की वजह से हमारे जो यहाँ पे बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, स्ट्रांग होते हैं। नाउ दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि उनका साइज छोटा है, तो इनके जो न्यूक्लियस होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से बाउंड करके रखेंगे, है ना, अच्छे से पकड़ के रखेंगे, उसको बाहर नहीं निकलने देंगे जल्दी से, है ना। इसीलिए हमने बोला कि यहाँ पे इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। तो बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स, तो बेटा जो बिगर एटम्स होते हैं, उनमें जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है। क्यों, क्योंकि साइज बड़ा होने की वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड करके नहीं रख पाएगा, है ना। तो जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, है ना, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से वहां पे जो बॉन्ड है बेटा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो बस हमारे पास कार्बन है जिसकी क्वालिटी है कि वो टेट्रावैलेंसी मतलब 4 अलग अलग एलिमेंट से कंबाइन होके एक नया स्ट्रक्चर हमें दे सकता है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, यहां पे हम एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, दैट इज CCl4। ठीक है, CCl4 ये एक स्ट्रक्चर है जो हम बनाने जा रहे हैं अभी। कैसे बनता है देखो, ये CCl4। तो कार्बन C, एक कार्बन है हमारे पास, है ना। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, क्लोरीन कितना है हमारे पास, CCl4, क्लोरीन कितना है, 4 क्लोरीन है। एक इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे, 4 क्लोरीन हो गए। क्लोरीन आता है नंबर 17 पे, तो 17 पे आता है, तो इसके K ऑर्बिट में चलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर L ऑर्बिट में चले जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10, बचे कितने बेटा, M ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे हम इसके 7 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। ठीक है, 6 हो गए, एक ये लो। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे 6 हो गए, 7th ये लो, ये लो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहां पे। अब कार्बन को तो चाहिए, क्लोरीन को कितनी चाहिए, 8 चाहिए, तो ये लो, ये इससे ले लेगा एक, ठीक है, ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, है ना, और ये हमारा इससे ले लेगा। ठीक है बेटा, अब यहां पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल करना है, तो ये लो भाई, ये लो, हो गया। तो इस तरीके से कार्बन इनसे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और यहां पे क्या कर लेगा, अपना स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है बेटा, ये कैसे बना, देखो C। अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा Cl, इधर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा Cl, ऊपर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा Cl, इधर भी सिंगल बॉन्ड बनेगा Cl। तो ये क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, है ना। कार्बन टेट्रा मतलब 4, ठीक है, तो 4 क्लोराइड से यहां पे है, तो इसका नाम है बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब जो भी मैंने चीजें आज आपको समझाई है, इन सबको राइट डाउन कर लेना। ठीक है, 1 बाय 1 नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करो। मैंने हर बार एक ही बात बोली है और बार बार बोलूंगा कि लिखे हुए नोट्स ज्यादा अच्छे से याद होते हैं, तो खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाओ, वही आपके ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, पीडीएफ में क्या है, कोई नहीं देखता उसको, है ना, बट जो रिटर्न में होते हैं, जब आप उन्हें लिखोगे तो आपको तब याद होंगे, और फिर जब आप उसको दोबारा कॉपी को खोलोगे तो कुछ तो पढ़ोगे, है ना।
तो जब हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो ज्यादा अच्छे से काम आते हैं, ठीक है। तो इन सबको राइट डाउन करो। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे हम हाइड्रोकार्बन्स की, है ना, कुछ नए कंपाउंड्स की और उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव अ गुड डे।